वो तो फिर टाइम तो देगा ना आने का। यस 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 यस, देगा, टाइम देगा। ओके, सो देखते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स, सम बेसिक आइडिया। क्या है ये न्यूक्लिक एसिड्स, जानते भी हो तुम लोग? क्या है ये न्यूक्लिक एसिड्स? Sir, polymer of nucleotides पॉलीमर is ऑफ called न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ओके, कहाँ होता है ये? दो चीज है, एक तो ये पॉलीमर है, दूसरा है ये कि ये न्यूक्लियाई में होता है सेल का। ठीक है ना? तो सेल की जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या करती है पूरे, और कंट्रोलिंग करती है सेल को। ठीक है? तो वहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड लोकेटेड होता है, और इसको हम लोग हेरिडेटरी मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग्स का जो जो भी कैरेक्टर्स है जो इनहेरिट होता है थ्रू द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है? और ये किस किस चीज़ का बना होता है, तो हम लोग बायोमोलिकुल्स ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन्स, ऑक्सीजन्स एंड फॉस्फोरस। इसी बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है। और मेनली ये टू टाइप्स है, एक तो डीएनए है, दूसरा आरएनए भी है। और भी हम लोग देखेंगे एनर्जी का जो ये क्या बोलते हैं, जो एनर्जी फॉर्म्स में रहता है, जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या एडीपी चाहे एएमपी वगैरह है, वो भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ही है, उसको बेसिक फॉर्म्स में देखेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, टू फॉर्म्स मेनली, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ये क्लियर है, ये डीऑक्सी और राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स कि इसमें डी राइबोस और एक में राइबोस होगा। देखेंगे आगे हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस है। और मेनली जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूक्लियस में होता है, बट सम पोर्शंस इन यूकैरियोट्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है? न्यूक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, तो ये मेनली जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जो इसका जो फंक्शंस होता है वो, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिजर्व रखता है, तो ये पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, केमिकल बेसिस पे, यानी केमिकली लेवल्स पर कोई भी अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है? तो जो आइडेंटिटी होता है किसी स्पेसीज का ओवर मिलियंस ऑफ मिलियंस या फिर 100 ऑफ ईयर्स, आप भी देखिएगा तो लगभग आपको दिखेगा कि सिमिलर टाइप से ही है। तो इस तरह के करेक्टर्स का जो सिमिलरिटी आता है, जो आइडेंटिटी होता है, जो प्रिजर्व रहता है थ्रू द न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेरिडेटरी कैरेक्टर। तो वो किसके थ्रू होता है, तो न्यूक्लिक एसिड्स, मेनली डीएनए के थ्रू और आरएनए के थ्रू। ठीक है? तो ये जो होता है इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कैसे करता है, तो डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। ये आप देखेंगे आगे कि इस तरह का प्रोसेस तो 3 स्टेप्स में जो डीएनए टू आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये बायोमोलिकुल्स का इंटर रिलेशनशिप को हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, इस लेवल का जो स्टडी होता है, या फिर जो बॉडी में या फिर सेल्स में या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो एक्टिविटी हो रही है फिजियोलॉजिकल लेवल्स पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ होता है लोकेटेड, न्यूक्लियस में। और ये बना किसका होता है, तो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। और ये हेरिडेटिक इंफॉर्मेशंस या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस में, और वो उस कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा और उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। ये हम 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो सेल्स में, तो ये बना होता है मेनली 3 यूनिट्स का, 3 सब यूनिट्स बोल सकते हैं इसको। एक तो फॉस्फेट्स का, दूसरा शुगर का, और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट का। ठीक है? तो अदर भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जैसे हार्मोनल हार्मोनल फंक्शंस हुआ या फिर कोई स्टिमुलाई हुआ, तो वो भी न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो कैसे हो सकता है, एक तो हमारा सपोज दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन है या फिर कोडिंग्स है, वो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा।
फिर उसी तरह का वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। अब जिस तरह का प्रोटीन्स बनेगा, जिस तरह का प्रोटीन में अमाइनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, उसी तरह का उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी शो करता है। समटाइम्स ये बहुत सारा सिग्नलिंग भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमको जानना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 3 बेसिक सब यूनिट्स यानी फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड अनदर इज द न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन बेसिक ओवरऑल हम बोलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है। लेकिन एक उसी का हम अलग थोड़ा सा सब पार्ट्स करते हैं तो पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, यानी बेस प्लस शुगर दैट इज द न्यूक्लियोसाइड्स। और ये न्यूक्लियोसाइड्स यदि फॉस्फेट्स के साथ ऐड हो जाता है तो कंबाइंड फॉर्म को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है। सो लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो एक दूसरे से 3 और 5 फॉस्फेट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंशियली अरेंज होता है वो उसी के फॉर्म्स में अरेंज रहता है। आगे देखिएगा आप लोग स्ट्रक्चर सभी दिखेगा। तो ओवरऑल यही हम दिखाए हैं कि फॉस्फेट्स होता है, शुगर होता है, बेस है। शुगर्स की बात करेंगे तो शुगर में 2 टाइप्स है, एक इज द राइबोज एंड अनदर इज द डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोज किसमें होता है, राइबोज किसमें होता है। बेस में बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, तो एक तो प्यूरिन है और दूसरा क्या है हमारा, प्यूरिमिडीन्स है। तो प्यूरिन और पैरामिडीन्स जो है, देख लीजिए यहाँ पे प्यूरिन हो गया एडेनिन एंड गुआनिन और पैरामिडीन्स हो गया साइटोसिन एंड थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है। तो ये तीनों कंबाइंड फॉर्म करके कॉम्बिनेशंस कर करके न्यूक्लियोटाइड को बनाता है और ये शुगर प्लस बेस बनाता है, वो न्यूक्लियोसाइड्स हो गया और तीनों मिल गया तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। इजी है बट ध्यान रखना है। अब हम फॉस्फोरिक एसिड्स की बात करेंगे, फॉस्फेट की बात करेंगे। तो ये H3PO4 जो होता है वो इसमें 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइल्स ग्रुप्स होता है और एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम्स होता है जो पेंटावैलेंट फॉस्फोरस के साथ अटैच रहता है। ठीक है। अब शुगर में जो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर, डिफरेंस यही है कि जो सेकेंड कार्बन है, जो शुगर की बात कीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए राइबोस शुगर है, तो ये सेकेंड नंबर कार्बन्स पे इसमें क्या होता है कि डीऑक्सी राइबोस में ऑक्सीजन अब्सेंस होगा, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, दैट इज द डीऑक्सी। ओके। और राइबोस जो होगा उसमें सेकेंड नंबर पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। अब क्या है कि जो आरएनए होता है उसमें राइबोस होता है और डीएनए होगा उसमें डीऑक्सी राइबोस होगा। ओनली डिफरेंस होता है कि सेकेंड कार्बन एटम्स पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का एक कमी होगा, दैट इज द डीऑक्सीराइबोस, और वो किसमें होता है तो डीएनए में होता है। ठीक है। और ये पेंटोज फॉस्फेट के साथ मिलकर के एस्टर बनाता है, दैट फॉर्म्स द बॉन्ड्स इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, तो फॉस्फेट डाइएस्टर्स बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही है न्यूक्लियोसाइड्स, ये जो हमारा क्या है फॉस्फेट्स है और ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं बेस है नाइट्रोजनस। तो शुगर के साथ हमेशा यह राइबोज शुगर इस पर नंबर 1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है। अब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो होता है कंबाइन करता है प्यूरिन एंड पैरामिड बेस के साथ, दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसाइड। हम पहले भी बोले हैं कि शुगर प्लस बेस दैट इज द न्यूक्लियोसाइड, और ये जुड़ता है कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पर, किसके, राइबोज शुगर के। बट हम फॉस्फेट की बात करेंगे, अगर जब शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनता है तो यहाँ पे देख लीजिए कि ज्वाइन करता है यहाँ पे थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये शुगर्स है, तो शुगर का फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है हमारा नाइट्रोजनस बेस। बट ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ, और ये कौन सा कार्बन है, 3। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ता है, एक साइड थर्ड कार्बन पे और एक साइड फिफ्थ कार्बन पे। तो ये हो गया इधर फिफ्थ कार्बन, इधर हो गया थर्ड, इधर फिफ्थ, इधर थर्ड, फिफ्थ, थर्ड। तो ये हमेशा रन करता है 5-3 डायरेक्शन। ओके। जब हम एडिंग, ये है यही चीज दिखाया गया है। अब हम तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए।
ये 3 पे है, ये 5 पे है, ये 3 पे है, ये सुगर्स है, और ये कार्बन नंबर फर्स्ट पे कौन सा है, हमारा नाइट्रोजनस बेस है। तो हमेशा ये इसी तरह से अरेंजमेंट होगा, दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इस एक यूनिट्स को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और इस सिर्फ इसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स, और ये पूरे कॉम्बिनेशंस को बोल रहे हैं हम लोग डीएनए यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा भी है जैसे एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट्स। यहाँ पे देखिए एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट कहने का मतलब है एडेनिन है, फॉस्फेट्स ग्रुप है, सुगर्स भी है। तो एडिनोसाइन ये भी तो आप न्यूक्लियोटाइड्स ही बोलेंगे इसको, बट यहाँ पे क्या है कि ये एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं एटीपी के फॉर्म्स में। तो यदि सपोज दैट यहाँ पे सेकेंड और थर्ड यानी अदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, एक हो रहा है, ऐड हो रहा है, 2 हो रहा है या फिर 3 हो रहा है, उसी की बेसिस पर हम लोग मोनो, डाई और ट्राई भी बोलते हैं। अगर ये एटीपी होगा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक है तो एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट, डाई होगा तो एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट्स होगा। ये अदर है, ये जस्ट एनर्जी फॉर्म। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स द डीएनए दैट इज द इनहेरिटेंस मटेरियल, द फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक्स। तो डबल हेलिक्स मॉडल्स की भी बात करेंगे हम लोग। तो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1960 में फ्रैंकलिन एंड वाटसन एंड क्रिक्स ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल्स को, ठीक है। ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये छोटे छोटे कंपोज्ड यूनिट है जैसे डीऑक्सी एडिनाइलेटेड्स, यानी इसमें क्या होगा, एडेनिन होगा, ठीक है। और यदि ग्वानिन होगा तो डीग्वानिलेटेड, यदि उसमें थायमिन होगा तो डीऑक्सीमिथाइलेटेड। तो इस तरह के पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। अगर एडेनिन है तो एडिनाइलाइटेड्स, ग्वानिन है तो ग्वानिलाइटेड, थायमिन है तो थायमिनलाइटेड, इस तरह का है। और ये जो अटैचमेंट्स होता है और हेल्ड करता है ये 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज के फॉर्म में। 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर हमने में यहाँ भी बता दिया है, ये साइड 5 है, इस साइड 3 है, 5 है 3 है। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो डबल हेलिक्स जो मॉडल्स है डीएनए का वो फ्लो करता है चार्गस रूल्स को। चार्गस रूल्स क्या कहता है कि जो कोई स्पेसीज है उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ डीएनए होता है, सॉरी जो डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो बताता है कि एडेनिन इक्वल होता है थायमिन्स के और ग्वानिन इक्वल होता है साइटोसिन के रेसिड्यूज के। ये चार्गस रूल बताता है। कब होगा ये डबल क्या बोल सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड होगा तो। बट चार्गस रूल्स को आरएनए फ्लो नहीं करता है क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो बेस का पेयरिंग नहीं होगा, जब पेयरिंग नहीं होगा तो इक्वल होने का चांसेस नहीं बन रहा है। तो डीएनए क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो वहां पे बेसिस का पेयर होता है थायमिन का, एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन के साथ, तो वो पेयरिंग बना करके इक्वल हो जाता है। तो दैट फ्लो द चार्गस रूल्स। ओके, अब क्या है ये देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर्स को हमने दिखाने की कोशिश किया है पूरा। ये देखिए 5 एंड्स है और इधर 3 एंड्स है। तो हमेशा पूछा जाता है कि ये 5-3 डायरेक्शंस पे रन करता है, और इस तरह से बनेगी। देखिए फॉस्फेट्स और यहाँ पे ये सुगर होगा, और इसी के साथ ये एडेनिन ऐड है, फिर फॉस्फेट्स है और ये है। आपको जिस फॉर्म्स में दिखाना है स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हैं आप। आप तो मल्टीपल बेसिस पर इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए, तो इस तरह से दिखाइए तो। और जब डबल हेलिक्स की बात कीजिएगा तो ये देख लीजिए एक एक्सिस के थ्रू में ये डीएनए जो स्ट्रैंड्स है उसका ट्विस्टिंग होता है, और ये दोनों के बीच में जो हमारा जो बेसेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड के साथ अटैच होता है, दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। और एक रंस जो होता है, एक ट्विस्ट रंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग 3.5 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, और जनरली ये 20 एंगस्ट्रॉम्स डायमीटर्स होता है। डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स में होता है जनरली, बट सम अदर्स भी है जो लेफ्ट हैंडेड भी हेलिक्स हो सकता है। वो किसी एक्सिस के अराउंड में ट्विस्ट करता है, एक कॉमन एक्सिस के में। जैसे मान लीजिए कोई रस्सी होता है और एक को हम स्टैंड बना देते हैं और उसके अराउंड में ट्विस्टिंग करते हैं, तो उस तरह का भी यहाँ पे शो करता है। तो जनरली 5 to 3 डायरेक्शंस में करता है, और जो एक स्टैंड होता है 5 to 3 और जस्ट उसके अपोजिट होता है, लेकिन रन वो भी 5 to 3 ही करता है, बट वन स्टैंड के अदर डायरेक्शंस में दूसरा स्टैंड करता है। क्लियरली, तो एक स्टैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस, और दूसरे स्टैंड को एंटी सेंस बोलते हैं, यानी एंटी पैरेलल उसका वो रन करता है। तो जनरली जो डायमीटर्स होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम्स का होता है, और इस टर्न ऑफ हेलिक्स जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम्स का होता है।
इसी को हम लोग जब हम नैनोमीटर में करेंगे तो 2 और 3.4 नैनोमीटर्स हो जाता है। अब क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होता है वो हेल्ड करता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, और क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड से पेयरिंग होता है सो ये फ्लो करता है किसको, चार्गक फ्रूट को। बट हमने बता दिया है कि जो आरएनए होता है वो चार्गक फ्रूट को फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कुछ और भी डीएनए का फॉर्म्स है, जैसे ए डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए। तो जो जनरली जो होता है मोस्ट ऑफ और भी है 6 टाइप्स का, डिफरेंट टाइप्स का है, ए बी। तो जनरली ए टू ई, ए बी सी डी ई और एक जेड डीएनए। तो उसमें जो बी ए जेड फॉर्म्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी फॉर्म्स जो डबल हेलिक्स जो होता है उसको वाटसन एंड क्रिक्स ने डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी फॉर्म्स है, ठीक है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल का क्या नाम है, बी फॉर्म्स है, ए है, जेड है, ई है, तो बी फॉर्म्स है। क्योंकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो होता है बॉडी का वो इसी के थ्रू कंट्रोलिंग होता है और इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो द बी डीएनए इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अदर्स की बात कीजिएगा तो ए डीएनए है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है। बी डीएनए की बात कीजिएगा तो बी डीएनए में 10 पेयर ऑफ बेस पेयरिंग होता है और ए डीएनए में 11 पेयर है। बट जेड डीएनए में क्या है, 12 पेयर है। एक टर्न्स ऑफ हेलिक्स है उसमें देखिएगा आप लोग 10 पेयर, 11 पेयर और 12 पेयर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग होगा। और डायमीटर्स है इसका जो हमारा बी फॉर्म्स है या फिर डबल हेलिक्स है उसका 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, बट सबका अलग है। यहाँ पे देखिए हम एक डिफरेंस भी बता दिए हैं, ई डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस, ठीक है। एक है राइट हैंडेड, दूसरा है ये भी राइट हैंडेड है ये, और जेड डीएनए है लेफ्ट हैंडेड है। मतलब ट्विस्टिंग जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी के बेसिस पर ये बताया गया है कि किस तरह का उसमें हेलिक्स बन रहा है। हेलिक्स का जो कितना डायमीटर्स का है वो बता दिया गया है। डिस्टेंस पर क्या होगा, पर में 10 होगा या 11 होगा, एक के कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यही है डिफरेंस। ये देख लीजिए कोई वाटसन एंड क्रिक मॉडल इसी को बताया था। ये शुगर है, ये बेस है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है, और बस ये न्यूक्लियोटाइड्स है। उसके बाद हम साइज की बात करते हैं तो डीएनए के साइज को हम लोग जनरली बेस पेयर में देखते हैं, ठीक है, बेस पेयर के फॉर्म्स में या फिर डाल्टन्स के फॉर्म्स में। और यदि वो बेस पेयर बहुत ज्यादा हो जाए, यदि थाउजेंड्स में हो जाए तो हम लोग किलो बेस बोलते हैं, मेगा बेस भी बोलते हैं और जीगा बेस भी बोलते हैं। लेकिन जनरली हम लोग बेस पेयर के फॉर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि डीएनए में जो पेयरिंग होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह का, इसीलिए हम लोग, और ये जो बेस पेयरिंग होता है वो वेरी करता है स्पेसीज बाय स्पेसीज, और जो पेयर ऑफ कॉम्पोजिशन पर वो वेरी डिफरेंट वेरी करेगा। और जनरली जो होता है जो लेंथ होता है वो अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बेस पेयर के फॉर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसीज का ज्यादा बड़ा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एक मिलियंस में लिखना होगा तो इतना बेस पेयर, हम लोग किलो बेस पेयर या फिर मेगा बेस पेयर। यहाँ पे हमने बता दिया कि 1 किलो बेस पेयर इक्वल टू होता है 1000 बेस पेयर, 1 मेगा बेस पेयर इक्वल टू इतना किलो बेस पेयर, यानी दैट मीन्स कि इतना बेस पेयर या इतना किलो बेस पेयर, या जीगा बेस में है तो इतना मेगा बेस पेयर या इतना मेगा बेस पेयर, वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। देख सकते हैं कितना कितना क्या होगा। जीगा बेस 10 टू द पावर 9, मेगा बेस 10 टू द पावर 6 और किलो बेस 10 टू द पावर 3। ये आप लोग जानते भी होंगे, सर भी बताए हैं, सॉइल वाटर में लगता है। जीनोमिक डीएनए की बात करेंगे तो ये जनरली जो होता है लीनियर फॉर्म्स में होता है, बट सम फॉर्म सर्कुलर में होता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह की बात कीजिएगा तो वहां पे क्लोज सर्कुलर फॉर्म्स में होता है। जनरली लीनियर होता है डीएनए, बट वहां पे क्या होता है कि वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है वहां पे प्लाज्मिड, दैट इज वो भी क्या होता है हमारा सर्कुलर फॉर्म होता है। बट जनरली बात कीजिएगा तो वो लीनियर फॉर्म होता है। यूकैरियोट की बात कीजिएगा तो यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की बात कीजिएगा तो वहां पे क्या होता है कि वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो भी ओवरऑल जो हम बात करेंगे तो डीएनए क्या है, वो रिजर्व बैंक है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो डीनेचुरेशन भी जान रहे हैं कि यदि डबल हेलिक्स मॉडल्स है डीएनए का या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स है, वो किसी फैक्टर से कारण, दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं या तो चेंज इन द पीएच या तो चेंज इन द टेम्परेचर्स, वो क्या होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट होने देता है, दैट इज तो क्या होगा उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। यानी हेलिकल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, वहां पे स्ट्रक्चर्स सेपरेट होने लगता है।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। ओके, यानी टू स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ या फिर नाइट्रोजन बेस जो होता है वो अटैच रहता है एक साथ, तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर यदि किसी कारण से या फिर केमिकल चेंजेस से या फिजियोलॉजिकल चेंजेस से वो क्या होगा, सेपरेट होने लगे, दैट इज द डीनेचुरेशन। ओके, अब क्या है कि डीनेचुरेशन से अब एक होता है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर। अब बोल रहा है कि यदि हेलिकल स्ट्रक्चर का टेम्परेचर जो होता है वो हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर को लॉस्ट कर दे, ठीक है, वह टेम्परेचर जो कहलाता है वो कहलाता है मेल्टिंग टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 10 बेस पेयर है, यदि सपोज दैट वह टेम्परेचर जिस पर हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर वो लॉस हो जाता है, दैट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर जो भी हो। अब इसमें क्या है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो वेरी करेगा कि उस पर कितना बेस पेयरिंग हो रहा है। बेस पेयरिंग यानी जिसमें बेस पेयरिंग ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा डीनेचर्स करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। जैसे जी और सी की बात कीजिएगा तो जी और सी में ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है, 3 बेस पेयर होता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है, और एटी में 2 बॉन्ड होता है। तो क्या होगा कि जो 3 बॉन्डेड होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर और एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए एज कम्पेयर टू 2 डबल बॉन्ड्स। ओके, तो जीसी कंटेंट्स more stable than the AT, so the TM is the greater DNA that contain the GC contents more। यानी कहने का मतलब कि जीसी कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा उसमें डीनेचुरेशन का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और एक होता है हमारा रीनेचुरेशन है रीएनेलिंग, यानी कहने का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पर वो रिज्वाइनिंग होने लगे, यानी और सॉरी कंप्लेटरी स्ट्रैंड्स कैन बी रिज्वाइनिंग, यानी क्या हो सकता है कि वो जो लॉसिंग हेलिकल स्ट्रक्चर का जो लॉसेस हुआ है डबल स्ट्रैंडेड का वो फिर से रिज्वाइनिंग होने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रीनेचुरेशन या रीएनेलिंग टेम्परेचर। ओके, अब क्या है कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है जो हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हुआ है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेजरिंग करते हैं थ्रू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने पहले भी बताया था कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शंस का या फिर किसी सॉल्यूशंस का हम लोग एब्जॉर्बेंस देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बायोकेमिस्ट्री लैब में दिखाए थे एक बार, जो क्यूबेट था एक, और उसमें लोग केमिकल सॉल्यूशन डालते हैं और यूवी लाइट पास करता है तो उसके थ्रू हम लोग उसका एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस एब्जॉर्बेंस के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कितना लॉस हुआ है या फिर नहीं लॉस हुआ है। वो कभी आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम लोग 260 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस चेक करके बताते हैं कि कितना एब्जॉर्बेंस आ रहा है, उसकी बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, आरएनए स्ट्रक्चर्स की बात कीजिएगा तो आरएनए स्ट्रक्चर जो होता है इसमें भी जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिमिलर होता है। ये भी 3,5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज के थोड़ा जो अल्टरनेटिव अरेंज होता है, बट सम डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, तो पहला और डिफरेंसेस यही है कि जो आरएनए डीएनए में है कि यहाँ पे शुगर का डिफरेंसेस है, वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, यहाँ पे राइबोज शुगर होता है, ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा ही क्या है कि यहाँ पे जो ए टी और जीसी का पेयरिंग होता है तो यहाँ पे थायमिन के इन स्टेट्स ऑफ क्या होगा, यूरासिल्स होता है, और ये क्या होगा जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बट हम डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं थोड़ा बहुत कहाँ पे, जब ट्विस्टिंग हो जाती है, यदि कभी फोल्डिंग हो जाए या फिर ट्विस्टिंग हो जाए तो उस समय पे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर टाइप का वो शो करता है, वो क्लोजली होता है बेस पर, बट एक्चुअली पे वो होता नहीं है डबल स्टैंडर्ड, होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड। तो जब ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो चार गप्स रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्निसिल कलर रिएक्शंस, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, राइबोज में राइबोज शुगर होता है, तो राइबोज शुगर होगा तो वो ऑर्निसिन कलर रिएक्शन शो करता है, और इसको हम लोग हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं इसी रिएक्शन के आने। डीएनए में तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरह का रिएक्शंस को नहीं देखते हैं, ऑर्निसिन कलर रिएक्शंस को नहीं शो करता है। ये डिफरेंट टाइप्स का आरएनए है, बट मेजर की बात कीजिएगा तो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जो कंपोजिशंस की बात कीजिएगा तो मोस्टली जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए जनरली 5 to 10% ट्रांसफर, तो सॉरी ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, 20% ही होगा, ठीक है, और ये 50 to 80% है। अब ये डिफरेंट आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, क्या क्या काम है इसका और एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, किसको, राइबोसोम को, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है।
प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, क्या उसका न्यूक्लियोसाइड का क्या बोलते हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा या फिर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। एक होता है हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए बोलते हैं, ये प्रिकर्सर ऑफ फॉर एमआरएनए एंड अदर आरएनए, ठीक है। क्योंकि जो आरएनए बनता है, आरएनए के बाद जो क्या बोल सकते हैं उसको एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए टीआरएनए आरएनए बनता है, तो उसके बीच का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, यानी वो एमआरएनए का प्रिकर्सर फॉर्म्स है। क्लियर। ट्रांसफर आरएनए होता है, वो ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड्स को टू एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ किसको, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसी तरह से राइबोसोमल आरएनए है, जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है उसमें आरएनए का भी कंपोजिशन होता है, तो राइबोसोमल आरएनए वहां पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो उसका ये काम है। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए की बात करेंगे तो इन्वॉल्व होता है एमआरएनए के प्रोसेसिंग में। जैसे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है तो उसका प्रोसेसिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ एडिशन हो गया है या फिर सॉर्टिंग करना है या फिर कटिंग करना है, तो इस तरह का उसमें ये हेल्प करता है प्रोसेसिंग में। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए की बात कीजिएगा तो ये भी होता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल के साथ जो होता है जो प्रोसेसिंग होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉलर साइटोप्लाज्मिक आरएनए की बात करेंगे तो जो प्रोटीन का एक्सपोर्ट होता है, तो जहाँ पे सिंथेसिस होता है वहां से एक्सपोर्ट होता है, तो उस टाइम में ये साइटोप्लाज्मिक आरएनए का रोल होता है। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए की बात कीजिएगा तो मोस्टली ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये शॉर्ट पेप्टाइड टैग्स होता है जो प्रोटीन क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग कि पेप्टाइड टैग्स टू प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिग्रेडेशन ऑफ इनकरेक्टली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जो हमारा जो आरएनए है, जो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड्स है, वहां पे क्या होता है कि टैगिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई डिग्रेड कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ हटाना है या फिर जोड़ना है, जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं ना कि जो सिंथेसाइज हुआ वो करेक्टली ही सिंथेसाइज हुआ है, ऐसा कोई जरूरत नहीं, तो उस कंडीशंस में ये क्या करता है, टैगिंग काम करता है, वहां पे वो एडिशन का काम करेगा या शॉर्टनिंग का भी काम करेगा। उसके बाद हमारा आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन आप लोग जानते हैं कि मोस्टली क्या करेगा, ये जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और इन द फॉर्म हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, और फिर उससे क्या बनता है, वो एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन के सिंथेसिस पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है कि ये ट्रांसफर करता है, कहाँ पे, फ्रॉम टू राइबोसोम्स में, जहाँ पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और इसका जो लाइफ पीरियड्स होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, और जनरली जो होता है यूकैरियोटिक की बात कीजिएगा तो इसमें एक तो होता है 5 साइट्स और एक होता है 3rd साइट। तो 5 टर्मिनल यूनिट्स में जो होता है वो 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग होता है, वो प्रिवेंट करता है यदि कोई एक्सोजीनस एंजाइम्स आ रहा है, एक्सोन्यूक्लियस आ रहा है, तो उसको कैपिंग को डीनेचर्स न कर दे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और जो हमारा 3rd एंड होता है वो पॉलीटेल ए, यानी एडिनाइलेटेड रेसिड्यू, यानी ए, यानी पॉलीटेल ए उसको बोलते हैं। ये लगभग 220 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंसिंग रहता है, वो भी क्या करता है कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि मान लीजिए आरएनए का मूवमेंट्स हो रहा है, तो सपोज दैट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसको स्टेबल चाहिए, अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, वो लॉस होगा। और उसका कैपिंग करने का मतलब है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस समय एमआरएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आइडेंटिफिकेशन में भी वो हेल्प करता है। तो ये दोनों जो 5 टेल है और क्या सॉरी 3 इन टेल है और 7 जो कैपिंग्स है, वो उसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है। अब है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर्स जो होता है, इसको सबसे पहले हॉली ने दिया था, और इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जनरली 4 आर्म 5 आर्म भी बोल सकते हैं। तो पहला आर्म होता है यहाँ पे एक्सेप्टर्स आर्म, एमिनो एसिड का सीक्वेंस है CCA। जनरली ये पूछा जाता है कि 5 to 3 डायरेक्शन, देखिए ये पे ये फोल्डिंग होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना लेता है टीआरएनए। और दूसरा आर्म होता है जिसको हम लोग एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। दूसरा आर्म होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं एंटीकोडॉन, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीकोडॉन आर्म, ठीक है। और PTCI मतलब इसको PSI भी बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, ये आर्म्स होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा
वेरिएबल्स आर्म होता है और इसको हम लोग बोलते हैं टी आर्म, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स आर्म होता है वो जनरली जो होता है टीआरएनए में 2 कैटेगरी में होता है, क्लास 1 और क्लास 2 जिसको बोलते हैं। ये मोस्टली जो होता है 3 to 5 बेस पेयर का, किसी किसी में ये ज्यादा होता है 13 to 20 बेस पेयर का हो सकता है, ठीक है। अब क्या है हमारा जो एक्सेप्टर्स आर्म्स होता है वो एक्सेप्टर आर्म्स का सीक्वेंस सीसीए याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सेप्टर्स आर्म्स होता है। यहाँ पे जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो ट्रांसफर होता है, तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है यही पे आकर के अटैच होता है, ठीक है। ये कौन सा आर्म्स है? एक्सेप्टर्स आर्म्स, टीआरएनए, ठीक है। दूसरा हमारा है एंटीकोडॉन्स आर्म। एंटीकोडॉन्स आर्म की बात कीजिएगा तो ये देख लीजिए एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कौन कब जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है डी आर्म, ठीक है। ये डी आर्म है डिहाइड्रोयूरिडीन्स। ये यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं डी आर्म्स। और जनरली एक होता है टीसीआई टीएसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं साई टीएसआई सी आर्म्स। तो ये 4 आर्म्स होता है, कहीं पे बेस पेयरिंग होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। जैसे यहाँ पे देख लिए बेस का पेयरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बेस पेयरिंग्स है। यहाँ पे राउंड में देखिए बेस पेयरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेस पेयरिंग्स है। तो सम वेयर बेस पेयरिंग एंड सम वेयर नॉट बेस पेयरिंग। तो ये 4 आर्म्स है मेनली, और एक जो है वेरिएबल्स आर्म्स है। ये वेरिएबल्स आर्म 2 क्लासेस का हो सकता है, वन यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस क्या है। एक में 3 to 5 होता है और एक में 13 to 20 होता है जनरली। राइबोसोमल आरएनए की बात कीजिएगा तो जो राइबोसोम्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट होता है वो आरएनए होता है। जैसे आप लोग पढ़े होगा कि जो यूकेरियोट्स की बात कीजिएगा तो 60X और 40S सब यूनिट्स का कंपोजिशन होता है, जिसको राइबोसोम बोलते हैं, जो यूनिट्स होता है। तो वहाँ पे जो 60S सब यूनिट्स होता है उसमें स्मॉल जो आरएनए होता है, आरआरएनए की बात कीजिए 25.5 होता है, 55 होता है और 5.8S आरएनए होता है, ठीक है। और 40S यूनिट की बात कीजिएगा तो उसमें 18S आरआरएनए होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो मेन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसके साथ वो बाइंड करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कब वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एक टर्म आता है कभी कभी राइबोसोम, तो राइबोजाइम सॉरी। तो कभी कभी आरएनए का जो कंपोनेंट है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ एसोसिएट करके, दैट इज कॉल्ड द राइबोजाइम, ठीक है। तो कभी कभी वो सेल्फ प्रोसेसिंग रिएक्शंस पे भी मतलब वो कट करने लगता है या फिर डिग्रेड करने लगता है, तो दैट कैटालाइटिक एक्टिविटी, और उस टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं राइबोजाइम। तो यही है ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड्स का। सिंपल है, हम लोग बेसिक चीज ही देखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे, बट एक बार देख लीजिएगा। हेलो सर इसमें क्या जरूरत है ऑफ आरएनए में? क्या? सर टाइप ऑफ आरएनए वो परसेंटेज कुछ बोले थे मिसप्रिंट है। हाँ, वो मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, वो बेस पेयरिंग है जिसे परसेंटेज का था ये, ठीक है ना। ये 10 to 200 हो गया, वो 10 to 20 होगा, ठीक है ना। ओके वो मैं करेक्शन करके सेंड करूँ। ओके, इजी था, आप लोग पढ़े भी होंगे, बस एक बार बताना था तो बता दी। ओके, यस थैंक यू सर। अभी क्लास है आगे। थैंक यू सर। यस सर। और सर 2 बजे 2 बजे जाए। 2 बजे सर।